ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं संक्षारण प्रक्रिया। संक्षारण जो होता है, इसका नाम अगर आप ध्यान से देखेंगे सन और फिर आप देखेंगे क्षरण, ये तरीके से वर्ड है कि क्षरण हो रहा है, किसी भी चीज का क्या हो रहा है, क्षरण हो रहा है। तो ये जो क्षरण हो रहा है, किस चीज का क्षरण हो रहा है, वो बताया गया कि जो धातु होते हैं उनके क्षरण की प्रोसेस हो रही है। मतलब आपको सीधा सीधा एग्जांपल बताते हैं, लोहे में जंग लगना। लोहे में जंग लगना क्या होता है, संक्षारण की एक प्रक्रिया होती है। तो लोहे की जंग लगने की प्रक्रिया से ही आप समझ सकते हैं, इसको डिफाइन भी कर सकते हो कि ये सबसे पहली चीज क्या है, संक्षारण क्या है, एक प्रक्रिया है। एट फर्स्ट आपको ये पता चल गया कि एक क्या है, प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। और कब होती है, तीव्र गति से होती है कि मंद गति से, मंद गति से ना। तो ये मंद गति से होने वाली प्रक्रिया है ना, मंद गति से। और उसमें होता क्या है, धातुएं जो होती हैं, क्योंकि लोहे में जंग लग जाएगा तो धातु अच्छा नहीं होगा बल्कि खराब हो जाएगा ना। तो धातुएं धीरे धीरे क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। तो धातु क्या होती है, धातु धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। और यही वर्ड जोड़ करके आप पूरा डेफिनेशन बना लीजिए ना। इन्हीं तीनों वर्डों को जोड़ करके आप बना लीजिए कि वह मंद गति से होने वाली प्रक्रिया जिसमें धातुएं धीरे धीरे नष्ट हो जाती है, संक्षारण कहलाती है ना। वह मंद गति से होने वाली प्रक्रिया जिसमें धातुएं धीरे धीरे नष्ट हो जाती है, संक्षारण कहलाती है। ओके, तो लोहे में जंग लगना, उसका सीधा सीधा एग्जाम्पल आपको मिला। एग्जाम्पल क्या है, लोहे में जंग लगना। लोहे में जंग लगना संक्षारण की क्या है, एक प्रक्रिया है। संक्षारण की एक प्रक्रिया है लोहे में जंग लगना। लोहे में जब जंग लगता है तो लोहा भूरे रंग का हो जाता है। तांबे में जंग लगता है तो वो हरे रंग का हो जाता है। चांदी में जंग लगेगा तो वो मटमैले रंग का, मलिन हो जाता है। ठीक है, एक धातु ऐसा भी है जिसमें जंग नहीं लगता है, जो आप जानते होंगे, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम एक ऐसा धातु है उसमें जंग नहीं लगता है। अब क्या कारण है कि उस पर जंग नहीं लगता है, लोहे पर तो हम पेंट करते हैं, पेंट से वो बच जाता है, लेकिन इस पर तो हम पेंट हमने नहीं किया और ये बच गया। क्यों, क्योंकि एल्यूमिनियम एक सक्रिय धातु होता है और वायुमंडलीय ऑक्सीजन से क्रिया करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 की एक परत बना देता है और जिससे वायुमंडल से इसका संपर्क हट जाता है। और जब वायुमंडल से इसका संपर्क हट जाता है तो ये क्या होता है कि यानी जंग लगने से बच जाता है। अब आप लोहे की जंग लगने पर के प्रोसेस को हम आगे थोड़ा सा बढ़ाते हैं कि इसमें होता क्या है। लोहा जब इन्वायरमेंटल ऑक्सीजन के साथ या नमी के साथ रिएक्शन करता है तो यहाँ पर क्या होता है, Fe2O3 इंटू XH2। यही आपका जंग का फार्मूला है ना। लोहा है ये और जंग लग गया। तो लोहा अगर आपसे पूछा जाए लोहे और जंग में क्या अंतर है, ठीक है, तो लोहा धातु है और जंग क्या है, यौगिक है। ठीक है, जंग क्या है, यौगिक है। फेरिक ऑक्साइड, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, क्योंकि नमी के संपर्क में या ऑक्सीजन के संपर्क में होने पर लोहे पर जंग लगता है ना। जब लोहे पर जंग लगता है तो क्या होता है, लोहे पर जंग लगने पर लोहा एक गैल्वेनिक सेल की तरह व्यवहार करता है। गैल्वेनिक सेल, एक गैल्वेनिक सेल की तरह व्यवहार करता है, क्योंकि सेल पता है होगा आपको, जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदले, वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदले, उसे हम सेल कहते हैं। और सेल दो प्रकार का होता है, एक वैद्युत अपघटनी सेल, दूसरा गैल्वेनिक सेल। तो जो गैल्वेनिक सेल होता है वह रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलती है। रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत, यानी वह सेल जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलती है, गैल्वेनिक सेल कहलाती है। तो यहाँ पर रासायनिक क्रियाएं होती हैं और ये चीज होता है। अब आपको ये पता है कि एक जो होता है आपका सेल है, तो सेल में दो चीजें होती हैं, कैथोड होता है और एनोड होता है। कैथोड और एनोड, कैथोड पर जो प्रक्रिया होती है उसे कैथोड अभिक्रिया बोलते हैं, एनोड पर जो होती है उसे एनोड अभिक्रिया होती है। कैथोड अभिक्रिया और एनोड अभिक्रिया ये हर सेल में होती है, यहाँ पर भी होती है। तो फिलहाल यहाँ पर आयरन, पहले आयरन आयन में बदल जाता है, फिर उसके बाद फिर ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके इस तरीके का लास्ट में प्रोसेस यही होता है। आगे हम उसको देखते हैं कि जंग लगने में, अगर लोहे में हमारे जंग लग जाए तो उसका क्या क्या दुष्प्रभाव है ना। लोहे में जंग लग जाए तो उसका दुष्प्रभाव क्या है, क्या क्या नुकसान हो सकता है। ठीक है, बताइए, लोहे में अगर जंग लग जाए तो सबसे पहला क्या हो सकता है ना, बताइए, बोल सकते हो। ठीक है,
लोहे में अगर जंग लग जाए तो क्या क्या नुकसान हो सकता है? लोहा खराब हो जाएगा सर। हाँ, पहली चीज क्या हो सकता है? लोहा नष्ट नष्ट हो सकता है, एक चीज सही है। और दूसरा क्या हो सकता है? उसका भार हाँ, भार क्या होता है? भार, इस पर सवाल बहुत बार पूछा जाता है। भार बढ़ जाता है। अगर लोहे में जंग लग जाए तो उसमें भार में क्या फर्क पड़ेगा, वजन में क्या फर्क पड़ेगा? तो उसके भार में वृद्धि हो जाती है। और क्या फर्क पड़ेगा? कलर चेंज हो जाएगा। कलर चेंज हो जाएगा, यानी उसका आकर्षक क्षमता घट जाएगी ना। आकर्षकता क्या हो जाएगी? घट जाएगी। और क्या फर्क पड़ेगा? लोहे में जंग लग गया और क्या फर्क पड़ रहा है बताइए? क्या फर्क पड़ेगा? पहले की तरह अस्थायी रह पाएगा वो? नहीं रह पाएगा ना, यानी उसका अस्थायित्व क्या हो जाएगा? अस्थायित्व जो होता है वो घट जाएगा। ये हो सकता है अगर लोहे में जंग लग जाए तो लोहा धीरे धीरे क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। उसके भार में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। तीसरा, उसकी आकर्षक क्षमता घट जाती है, आकर्षक क्षमता घट जाती है। और उसका अस्थायित्व भी घट जाता है, यानी पहले की तरह टिकाऊ नहीं रह पाता। ये तो हो गया उसका दुष्प्रभाव लोहे में जंग लगने का। तो अगर कोई दुष्प्रभाव है या कोई हानि हो रही है तो उसका कुछ न कुछ उपाय भी होना चाहिए। ठीक है, उपाय क्या है? या हम ये एक पॉइंट और भी कर लें कि कारण क्या है? कारण बताइए, लोहे में जंग लगने का कारण क्या है? किस कारण से लोहे में जंग लगता है ना? बताइए। लोहा हम लेकर के आए और उस पर न तो हमने पेंट किया, न वार्निश, न तेल, कुछ नहीं लगाया, तो क्या हो सकता है? लोहे में जंग लग सकता है। तो सबसे पहला कारण यही है कि पेंट और स्याही का प्रयोग जो है हमने नहीं किया। और क्या कारण हो सकता है? पेंट हो सकता है, वार्निश, ग्रीस, इन सब का प्रयोग जो है हमने नहीं किया, जिसकी वजह से हमारा लोहे में जंग लग गया। और क्या कारण है लोहे में जंग लगने का? हाँ, जल के संपर्क में, नमी के संपर्क में होने पर ना, जल के संपर्क में और नमी के संपर्क में होने पर, जल और नमी के संपर्क में होने पर। ठीक है, और क्या हो सकता है? और किस कारण से लोहे में जंग लग सकता है? नहीं, वो चीज तो है। मान लो कोई जो है नमक हो गया, नमक आप कील ले लीजिए, नमक में रख दीजिए ना, कुछ दिन बाद देखेंगे भूरा भूरा होने लगेगा, जंग लगना चालू हो जाएगा बहुत तेजी से। तो यानी नमक हुआ, अम्ल हुआ कोई, या क्षार हुआ, अगर उसके संपर्क में हम रख रहे हैं तो भी क्या हो जाएगा? लोहे में जंग लग जाएगा ना। अम्ल, क्षार या लवण के संपर्क में रखने पर लोहे में जंग लग जाएगा। या कोई अन्य रासायनिक पदार्थ है, ठीक है, तो भी अगर उसके संपर्क में रख रहे हैं तो भी जंग लग जाएगा। ओके, तो ये जंग लगने का कारण है कि हमने लाया तो हमने उसको पेंट नहीं किया, तेल, वार्निश, ग्रीस का प्रयोग नहीं किया, उस पर जल और नमी के संपर्क में रख दिया, खुले में छोड़ दिया, तब लोहे में जंग लग गया। और नमक, अम्ल, क्षार के संपर्क में रखा गया या रासायनिक पदार्थ के संपर्क में रखा गया, जिसकी वजह से इस पर क्या लग गया? जंग लग गया। अब आप लोग खुद बताना, ठीक है, कि एक समस्या है, ये चीज क्या है? संक्षारण क्या होता है? हमारी इच्छा तो थी नहीं, ये तो हो गया, ठीक है। एक समस्या है, एक दुष्प्रभाव है, इसका उपाय क्या होना चाहिए? तो अब हम ये देखते हैं कि इसका उपाय क्या है ना। इसका उपाय क्या हो सकता है? आप क्या कर सकते हैं इसके लिए ना, कि लोहे में जंग न लगे, इसके लिए आप क्या कर सकते हो बताइए। अगर आपको कारण पता है तो उपाय भी आपको पता ही होना चाहिए। पेंट भी कर सकते हैं। हाँ, सबसे पहले लोहे पर ला करके पेंट, ग्रीस, वार्निश, इन सब का क्या करना चाहिए? प्रयोग करना चाहिए। और क्या होना चाहिए? क्या? हाँ, जल के संपर्क से दूर रखिए, नमी के संपर्क से क्या करिए? दूर रखिए। और क्या कर सकते हैं? हाँ, रासायनिक पदार्थ, अम्ल, क्षार, लवण, इन सब के संपर्क से भी क्या करिए? दूर रखिए। और क्या कर सकते हैं? कोई रासायनिक पदार्थ से दूर रख सकते हैं, रासायनिक पदार्थ से।
दूर कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं कि लोहे में जंग न लगे, उसे खुला नहीं रखना चाहिए ना, खुला जो है खुला न रख देना चाहिए। और क्या करना चाहिए, एक सबसे मुख्य विधि है बताने जा रहे हैं, वैद्युत लेपन। ध्यान दीजिएगा, वैद्युत लेपन। वैद्युत लेपन क्या होता है, जब किसी धातु पर किसी दूसरे धातु की परत को चढ़ाई जाती है, इसे वैद्युत लेपन कहते हैं। संक्षारण की सबसे मुख्य विधि यही है, जब किसी धातु की परत को किसी दूसरे धातु की परत पर चढ़ाया जाता है तो इस प्रक्रिया को वैद्युत लेपन कहते हैं। ये वैद्युत क्षेत्र में होती है, एक धातु की परत दूसरे धातु पर चढ़ती है। तो जैसे आप लेप कर रहे हो, पेंट का लेप कर रहे हो, लेकिन पेंट क्या है, कार्बनिक पदार्थ है, लेकिन ये क्या है, वैद्युत लेपन। एक धातु पर दूसरे धातु की परत चढ़ जा रही है, धातु पहले की तुलना में और भी अधिक टिकाऊ हो जाता है और अधिक मजबूत हो जाएगा ना, उसकी क्षमता और बढ़ जाएगी, टिकाऊ पर बढ़ जाएगी, हर चीज बढ़ जाएगी ना। तो वैद्युत लेपन सबसे मुख्य विधि मानी जाती है इसकी ना। इसमें दो विधि होती है, एक गैल्वेनीकरण, एक टीनीकरण। अगर जिंक की परत को चढ़ाते हैं दूसरे पर तो गैल्वेनीकरण, और टीन की परत चढ़ाएंगे तो टीनीकरण। लेकिन इन दोनों में सबसे मुख्य कौन है और क्यों है? गैल्वेनीकरण सबसे मुख्य विधि होती है। क्यों? क्योंकि वहां पर गैल्वेनीकरण विधि में क्या होती है कि जब हमने परत उसके ऊपर चढ़ाया और कहीं से टूट गया, मान लो कहीं से ब्रेक हो गया, टूट गया, अब यहाँ पर अगर हमने जिंक की परत को चढ़ाया, यानी गैल्वेनीकरण विधि यूज किया गया है, यहाँ पर जिंक क्या करेगा, वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके जिंक ऑक्साइड की परत बना देगा। और वो जिंक ऑक्साइड क्या करेगा, परत जब बन जाएगा तो वायुमंडल से इसका कनेक्शन हट गया, जंग नहीं लगेगा। तो इसीलिए गैल्वेनीकरण सबसे मुख्य विधि होती है। टीनीकरण में क्या होता है, अगर हमने किसी लोहे पर टिन की परत चढ़ा दिया और कहीं से ब्रेक हो गया, टूट गया, मान लीजिए ये टूट गया, अब इस जगह पर जहां से टूटा हुआ है वहां पर से जंग लगना चालू हो जाता है, वहां से जंग लगना चालू हो जाएगा, धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा वो। तो इसलिए इन दोनों विधियों में, यानी वैद्युत लेपन की दो विधि, गैल्वेनीकरण और टीनीकरण में सबसे मुख्य विधि कौन है, कौन विधि है? गैल्वेनीकरण ना। गैल्वेनीकरण में क्या होता है, लोहे की परत पर, लोहे की धातु पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है। और गैल्वेनीकरण में क्या होता है, सॉरी, टीनीकरण में क्या होता है, टिन की परत चढ़ाई जाती है। दोनों में मुख्य कौन है? गैल्वेनीकरण है। क्यों मुख्य है? क्योंकि उसमें जब वो टूट जाता है कहीं पर, लोहे की ज्यादा कहीं टूट जाती है, तो वहां पर जिंक वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके जिंक ऑक्साइड की परत बना देती है, जिससे वहां पर जंग नहीं लग जाता है। जबकि टिन में ऐसा नहीं होता है, टिन की परत जब हटती है वहां से तो वहां पर से जंग लगना प्रारंभ हो जाता है। ओके, तो इस तरीके से हमने उपाय देखा, फिर से देख लीजिए उपाय क्या होना चाहिए। पेंट, ग्रीस, वार्निश का प्रयोग करना चाहिए, जल और नमी के संपर्क से दूर रखना चाहिए, अम्ल, क्षार, लवण के संपर्क से दूर रखना चाहिए, उस पर कोई रासायनिक पदार्थ नहीं पड़ना चाहिए, उसको खुला में नहीं छोड़ना चाहिए। और उसकी सबसे मुख्य विधि कौन है? वैद्युत लेपन। तो इस तरीके से आपके संक्षारण की पूरी प्रक्रिया हो गई ना, उस तरीके से पूरी संक्षारण की प्रक्रिया हो गई। ओके।